गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा टॉपिक्स होगा मृदा। ये बीए जो पार्ट 2 का पेपर जो सेकंड है, जिसका टॉपिक्स होगा मृदा। तो मृदा में हम सबसे पहले जानते हैं यानी कि मिट्टी यानी कि सॉइल्स, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार की पाई जाती है मिट्टी और कहाँ पे इसका वितरण है, और इसमें और इसका संरक्षण यानी कि संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब आता है, हम मैप में देखते हैं भारत की जो मृदा है यानी कि सॉइल्स है, इसका वितरण कैसे है, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मैप में यानी कि मृदा के प्रकार, यानी कि प्रकार भी है और इसका वितरण भी है। तो मृदा मुख्यतः जो ICAR के अनुसार 8 भागों में विभाजित की गई है, लेकिन मुख्यतः जो मोटे तौर से देखते हैं ये प्रमुखतः 6 भागों में बांटी जाती है। एक आती है सबसे पहले पर्वतीय मृदा, फिर इसके बाद आती है हमारी जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा, और हमारी लाल और पीली मिट्टी है ना, काली और लेटेराइट, और ये शुष्क जो जिसमें रेगिस्तानी देखी जाती है। सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं भारत में जो पर्वत और वन मृदा यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वो कहाँ पे है। जैसे ये हमारे लाइन खींची हुई है ना ग्रीन कलर से, तो उसको देखते हैं हम पर्वतीय मृदा। जो ये पर्वतीय मृदा है जैसे जम्मू कश्मीर और हमारा जैसे ये क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके बाद हमारा ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी भाग। ये क्षेत्र कैसा है, पर्वतीय मृदा, ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती ज़मीन, ये पर्वतों क्षेत्रों पर इनका यानी हिमालय है ना, पीर पंजाल, शिवालिक, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, जास्कर श्रेणियाँ और ये लद्दाख क्षेत्र, ये पर्वतीय मृदा होती है। ठीक है, यहाँ पे पर्वत प्रकार की मृदा पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे देखते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा मुख्यतः इसे कहाँ से हम डिवाइड देखते हैं, ये मुख्यतः गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान क्षेत्र है इसको हम देखते हैं, और ये प्लस हमारी तटीय क्षेत्रों पे भी और गुजरात में भी, राजस्थान के अरावली भी के कुछ साइड पे कहीं कहीं पे भी मिलती है। ये प्रमुख मृदा है, ये भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती है यहाँ, ये जो भारत की प्रमुख मृदा में से एक है। ये जैसे हमारा ये पंजाब है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार है ना, और ये हमारा बंगाल, असम, ये क्षेत्र जो आते हैं ये जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है हमारी लाल और पीली मिट्टी, जो रेड कलर से दिखाई गई, ये बहुत बड़े भाग में भारत में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक का भाग, तमिलनाडु, कुछ केरल है ना, कुछ महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और इन क्षेत्रों में झारखंड, छत्तीसगढ़, और पूर्वोत्तर में जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय है ना, ये जो, और हमारा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, इन प्रदेशों में ये हमारी लाल मृदा पाई जाती है। फिर आती है काली मिट्टी, जो मध्य प्रदेश में और गुजरात में जो कपासी मृदा के रूप में भी जानी जाती है। इसका जैसे ये विस्तार महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और हमारा कुछ ही राजस्थान का भाग भी आता है, और प्लस इसके बाद हमारे कुछ ही गुजरात का भी भाग आता है। तो इस प्रकार से हमने किसको देखा, काली मृदा। अब आती है लेटेराइट मृदा, ये तटीय क्षेत्रों पे थोड़ी पाई जाती है। ये इसके जो पश्चिमी घाट है केरल और कर्नाटक में इसका विस्तार है, और फिर इसके बाद छोटी छोटी जगहों पर इसे मिलता है। फिर लास्ट में आता है शुष्क मृदा। तो शुष्क मृदा में हम देखते हैं जो रेगिस्तानी इलाकों में ये मृदा पाई जाती है, जैसे ये हमारा थार का मरुस्थल। तो इस प्रकार से हमने ये मैप में देखा है हमारी मिट्टियों के बारे में। अब हम देखते हैं उनके प्रकार, उनके बाद सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी
को दोमट या कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है और प्रकृति से यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है, और उत्तरी भारत में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये 3 प्रमुख नदियां हमने बताया था, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मिट्टी उत्तरी भाग में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में आधे भाग में पाई जाती है, और ये भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिण भाग में पूर्वी तट जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा जमा किए गए तलछट से बनती है, यानी कि जो मिट्टी का जो बनावट है, यानी कि इसकी उत्पत्ति मिट्टी जो नदियां हैं काट छाट के जो रेत लाई थी उससे हमारे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। ये खाद से भरपूर और उपज बहुत होती है ना। ये उत्तरी मैदान, नर्मदा और ताप्ती निचली घाटियों और उत्तरी गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है, इसका हर साल नवीनीकरण होता है, यानी कटाव छटाव होता रहता है। इसमें प्रमुख चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, तेल बीज, दालें इस मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें। तो ये आ गई हमारी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी हमारी किस तरह से दिखती है हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है। ये हमारा जो फिगर से दिख रहा है ये हमारी जलोढ़ मिट्टी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं, ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है। तो इस प्रकार से हमारी जलोढ़ मिट्टी दिखती है। फिर इसके बाद हमारा आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी एक विशेषता, ये नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है, और इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण है। ये मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार इस मिट्टी को क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मैसूर के उत्तरी भाग आते हैं। ठीक है, ये मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों और लावा के प्रभाव से बनती है, और ये दक्कन लावा मार्ग एकत्रित होती है, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से आते हैं। ये इसमें चूना, मैग्नीशियम और लोहे जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं, यानी कि चूना और मैग्नीशियम की मात्रा और लोह की मात्रा ज़्यादा आती है। इसमें पोटास, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, इसलिए कभी कभी इसे काले कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसे गन्ना, गेहूं और मूंगफली भी पैदा किए जाते हैं। जो ये काली मिट्टी है हमारी, इस तरह से काली मिट्टी जो दिखती है, हम देख सकते हैं इस अपनी काली मिट्टी को। जो हमारी काली मिट्टी है वो किस तरह से दिखती है। ठीक है, अब काली मिट्टी के बाद आता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी ये चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है। ये मिट्टी अधिकतर दक्षिणी भारत में मिलती है, और लाल मिट्टी रेड सॉइल क्षेत्र महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भाग मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर, मध्य प्रदेश एवं के पूर्वी भाग उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर पठार और पश्चिम बंगाल में फैले। ये दक्कन के पठार की प्राचीन मैटमार्विक चट्टानों के अपेक्षा से बनती है। ठीक है, यानी कि कटाव और छटाव दोनों से होती है। ये मिट्टी लालिमा, इसमें मौजूद लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसलिए इसे लाल रंग के भूरे या रंग होता है। यह मिट्टी लगभग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, चावल, बाजरा, ग्राम दालों, तिलहन, कपास की खेती की जाती है। ठीक है, अब आती है हमारी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में हम देखते हैं जैसे क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व और पतली पट्टी के रूप में मिलती है। इन मिट्टियों में पश्चिम बंगाल, असम तक देखा जा सकता है। इस मिट्टी का गठन निचल के कारण होता है। ये पहाड़ियों और चोटियों के समकक्षों अच्छी तरह से विकसित है। यह मिट्टी आमतौर से पर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इस मिट्टी की चाय, काफ़ी, नारियल, सुगंधित अखरोट आदि भी उगाए जाते हैं। हम देख सकते हैं इसके जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है। इसके बाद आती है हमारी रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी, ये मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिण भाग में और राजस्थान के कुछ भागों में मिलती है। अकेला थार मरुस्थल ही लगभग 1,03,600
ठीक है, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो इसको हम देखते हैं, ये मिट्टी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अच्छी तरह से विकसित और उपजाऊ नहीं होती है। वाष्पीकरण, बारिश अधिक होने के कारण इस मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है और एक कठोर खरी परत के रूप में ले लेती है। ये मिट्टी सामान्य रूप से रेतीली होती है और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी में गेहूं, बाजरा, मूंगफली आदि उगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्योंकि जैसे हमारे गंगानगर नगर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ से हमारी इंदिरा नहर और जो सतलज भाखड़ा नगर बांध से निकाली गई है, जहाँ पे काफ़ी इसके राजस्थान थार महोत्सव में काफ़ी उपजाऊ जमीन बनाई गई है, क्योंकि वहाँ का पानी संसाधन कमी होने की वजह से नहर की खुदाई हुई है, तो वहाँ से इसके पानी की संसाधन पहुँचने से इसका विकास हुआ। अब हम देख सकते हैं जो हमारा राजस्थान का थार मरुस्थल है वो किस तरह से दिखता है। ये हमारा थार मरुस्थल का मैप है। तो इस प्रकार से हमने यानी कि भारत की मिट्टियों के बारे में जाना। अब मिट्टी का उपजाऊपन, उपज की दृष्टि मिट्टी इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि पौधों की जड़ों पकड़ सके, दूसरी ओर मुलायम भी होनी चाहिए, उससे जल पूर्णतः सोख लिया जा सके। साथ ही साथ मिट्टी के उपजाऊपन पीछे मिट्टी के संतुलन मात्रा में क्षार का होना आवश्यक है। देखा जाए तो भारत देश में गंगा, जमुना, दोआब प्रदेश, पूर्वी तट, पश्चिमी तट प्रदेश, कुछ लावा प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। थार, गुजरात, पर्वतीय प्रदेश में बहुत कम उपजाऊ मिट्टियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने उपजाऊपन को बारे में देखा। अब हमारा आता है मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। ठीक, तो जो सॉइल कंजर्वेशन से तात्पर्य उन विधियों से जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं, यानी कि जो मृदा का कटाव छटाव यानी कि बहाव से भी अपने किसी प्रकार का क्षरण ना हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी ना हटे, उसको हम मृदा संरक्षण वो कह सकते हैं, यानी कि इसे संरक्षण किया जाए। भिन्न भिन्न विधियां अपनाई गई। ये जो हमारी जो विधियां हैं, यानी कि एक मिट्टी का क्षरण ना हो, तो कौन कौन सी विधियां हैं इनके बारे में देखें। तो वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण, बांध बनाना और बंद बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक, पट्टीदार सीढ़ीदार कृषि, समोच्च रेखी जुताई, सस्यावर्धन। मृदा एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विभिन्न जीवों को भरण पोषण करती है, क्योंकि मिट्टी से ही सब पदार्थ नहीं कह सकते, या खाद्य पदार्थ जो हैं, खाद्य चीज़ें सब मिट्टी से उपजाई जा सकती हैं, और बिना खाद्य से भोजन किए हुए मनो या जीव जंतु का रह पाना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से संसाधन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत इम्पोर्टेंट। मृदा निर्माण बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। मृदा अपरदन प्रक्रिया ने प्रकृति के अनूठे उपहार को केवल नष्ट ही नहीं किया, अपितु अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा कर दी। मृदा अपरदन में बाढ़ें आती हैं। इन बाढ़ों से सड़कों व रेल मार्गों, पुलों, जल विद्युत परियोजनाओं, जलपूर्त और पंपिंग केंद्रों पर काफ़ी हानि पहुंचती है। तो ये है हमारा। अब आता है कि उपरोक्त विधियों के विवरण नीचे दिए हैं, यानी कि ऊपर जो हमने देखा था, हमने वृक्षारोपण है ना, वन संसाधन, इन सब के संरक्षण के बारे में देखा था। अब आता है वनों का संरक्षण, यानी कि वन का संरक्षण कैसे है। वनों के जो वृक्षों के अंधाधुंध कटाई मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है, यानी कि जहाँ पे वन ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा कटाई होने से मृदा क्या है, ज़्यादा क्षरण होता है। वृक्षों के जड़ मृदा पदार्थों को बांधे रखती है। ये कारण कि सरकारों को हानों सुरक्षित घोषित कर दिया जाए तथा इन वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी जाए। मृदा संरक्षण या वेद सभी प्रकार के भूभागों के लिए उपयुक्त है। वनों की वर्षा लाने हेतु दूत कहा जाता है, यानी कि वनों से ही वर्षा आती है, जिसका प्रमुख दूत हुई तरीके से कह सकते हैं। इनसे मृदा निर्माण तेजी से हो जाता है। ठीक है, अब आता है वृक्षारोपण। नदी, घाटियों, बंजर भूमियों, पहाड़ियाँ, ढालों वृक्ष लगाना आदि मृदा संरक्षण की दूसरी विधि है। इससे इन प्रदेशों में मृदा का अपरदन कम हो जाता है। मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्रों में पवन अपरदन को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण प्रभावी होता है, यानी कि जहाँ हवाएं ज़्यादा चलती हैं वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का अगर देखा जाए
कि वृक्ष हैं तो हवाओं के जरिए से कम कटाव हो सकता है। तो इस प्रकार से थार मारुस्थल, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, यहाँ वृक्ष बहुत लगाना इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है बाढ़ नियंत्रण। वर्षा ऋतु में नदियों के ढाल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृदा में अपरदन भी वृद्धि होती है। बाढ़ को नियंत्रण के लिए नदियों में पर बांध बनाए गए हैं। इनसे मृदा का अपरदन रोकने की मदद मिलती है। नदियों के जल नहरों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों को मोड़कर जल संरक्षण सुनियोजित विधि द्वारा बाढ़ों को रोका जाता है। यानी कि जो बाढ़ नियंत्रण है क्षेत्र है, वहाँ पे वन अगर लगाए जाते हैं, यानी कि वृक्ष लगाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वृद्धि बढ़ जाती है और रोका उन्हें जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद आता है नियोजित चराई, यानी अत्यधिक चराई, यानी पहाड़ी ढालों पर मृदा ढीली हो जाती है और जल इन ढीली मृदा आसानी से बहा ले जाती है। इन क्षेत्रों में नियोजित चराई वनस्पति आवरण से बचाया जा सकता है और इस प्रकार से क्षेत्रों में अपरदन कम किया जा सकता है। फिर बंद बनाना, अवनालिका अपरदन प्रभावित भूमि बंद अवरोध बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यह विधि न केवल मृदा अपरदन को रोकती है, अपितु इससे मृदा की उर्वरता बनाए रखने, जल संसाधनों को संरक्षण तथा भूमि को प्रमुखता मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा। फिर आता सीढ़ीदार खेत बनाना, यानी कि जो पर्वतीय ढालों पर मृदा का संरक्षण सीढ़ीदार खेत। अगर सीढ़ीदार खेत नहीं बनाएंगे तो मिट्टी का बहाव बहुत ज़्यादा होगा, इससे कटाव छटाव से ज़्यादा दिखाई। कंटूर जुताई, यानी कि मृदा संरक्षण के लिए विद्युत तरंगित भूमि वाले क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। भूमि के समान ऊंचाइयों पर जोतने के हल, कुंड, नालिकाओं, ढाल आर पार बन जाती है, जिससे मृदा अपरदन की गति कमी आ जाती है। यह विधि उर्वरता, आर्द्रता और बनाए रखने के लिए भी उपयोगी है। यानी कि समुच्च जुताई, यानी कि पैरेलल हमें जुताई करनी चाहिए। फिर इसके बाद आती है कृषि की पाटीवार विधि को अपनाना। मृदा संरक्षण यह विधि मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में तरंगितीय मैदानों के सबसे अधिक उपयुक्त है। इस विधि से खेतों के पट्टियों को बांट दिया जाता है। एक पट्टी एक साल खेती की जाती है, जबकि दूसरी पट्टी बिना जोते खाली रखी जाती है। यह छोड़ी गई जो पट्टी वनस्पति आवरण मृदा अपरदन को रोकता है। उर्वरता बनाए रखने के लिए अगले वर्ष इस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि एक पट्टी को छोड़कर वहाँ पर किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी साल उस पट्टी को छोड़कर दूसरी पट्टी किया जाता है। फिर आता है सस्यावर्तन। सस्यावर्तन तात्पर्य मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए चुने हुए खेत विभिन्न फसलों को बारी बारी बोने से इस प्रकार के सस्यावर्तन द्वारा खेतों को उर्वरकता बनी रहती है। यानी कि एक फसल जो है उसे बदल बदल कर वहाँ पर करनी चाहिए, जिससे उर्वरकता भी बनी रहती है और मृदा का संरक्षण भी होता है। भूमि उद्धार, जल द्वारा बनी उत्थान भूमियों को समस्त करके मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण यह विधि नदी घाटियों, पहाड़ियों, प्रदेशों सर्वाधिक उपयोगी। हमारे देश में चंबल, यमुना नदियों में उत्खात भूमियों के वाले विस्तृत क्षेत्रों में इस विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मृदा का टॉपिक्स खत्म होता है।